नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे हिंदी कहानी ऑफिशियल चैनल 0.6 में। दोस्तों, अभी आपने पिछले एपिसोड में सुना दो बैलों की कथा, मुंशी प्रेमचंद की बेहतरीन कहानियाँ। उन्हीं कहानियों में से आज की एक नई कहानी, पूछ की रात। तो चलिए सुनाते हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी, पूछ की रात। हल्कू ने आकर स्त्री से कहा, सहना आया है, लाओ जो रुपए रखे हैं उसे दे दो, किसी तरह गला तो छूटे। मुन्नी झाड़ू लगा रही थी, पीछे फिरकर बोली, 3 ही रुपए तो हैं, दे दोगे तो कंबल कहाँ से आएगा? माघ पूछ की रात ठंडी में कैसे कटेगी? उससे कह दे कि फसल पर दे देंगे, अभी नहीं। हल्कू एक क्षण अनिश्चित दशा में खड़ा रहा। पूछ सिर पर आ गया, कंबल के बिना जाड़े में रात को वह किसी तरह सो नहीं सकता, मगर सहना मानेगा नहीं। घुड़कियाँ जमावेगा, गालियाँ देगा, बला से जाड़ों में मरेंगे, बला तो सिर पर से टल जाएगी। यह सोचता हुआ वह अपनी भारी भरकम डील लिए हुए, जो उसके नाम को झूठ सिद्ध करता था, स्त्री के समीप आ गया और खुशामद करके बोला, दे दे, गला तो छूटे, कंबल के लिए कोई दूसरा उपाय सोचूंगा। मुन्नी उसके पास से दूर हट गई और आंखें तरेड़ते हुए बोली, कर चुप, दूसरा उपाय जरा सुनूं तो कौन सा करोगे? कोई खैरात दे देगा? कंबल ना जाने कितनी बाकी है, जो किसी तरह चुकाने ही नहीं आती। मैं कहती हूँ, तुम क्यों नहीं खेती छोड़ देते? मर मर कर काम करो, उपज हो तो बाकी दे दो। चलो छुट्टी हुई, बाकी चुकाने के लिए ही तो हमारा जन्म हुआ है। पेट के लिए मजदूरी करें, ऐसी खेती के से बाज आए। मैं रुपए न दूंगी। हल्कू उदास होकर बोला, तो क्या गाली खाऊं? मुन्नी ने तड़प कर कहा, गाली क्यों देगा? क्या उसका राज है? मगर यह कहने के साथ ही उसकी तनी हुई भौहें ढीली पड़ गई। हल्कू ने उस वाक्य में जो कठोर सत्य था, वह मानो एक भीषण जंतु की भांति उसे घूर रहा था। उसने जाकर अगले पर से रुपया निकाले और लाकर हल्कू के हाथ में रख दिए। फिर बोली, तुम छोड़ दो अब की से खेती, मजदूरी में सुख से एक रोटी तो खाने को मिलेगी, किसी की धौंस तो न चढ़ेगी। अच्छी खेती है, मजदूरी करके लाओ, वह भी उसी में झोंक दो, उस पर धौंस। हल्कू ने रुपए लिए और इस तरह बाहर चला गया मानो अपना हृदय निकालकर देने जा रहा हो। उसने मजदूरी से एक एक पैसा काट कर 3 रुपए कंबल के लिए जमा किए थे, वह आज निकले जा रहे हैं। एक एक पग के साथ उसका मस्तक दीनता के भाव से बढ़ता जा रहा था। पूछ की रात, अंधेरी रात, आकाश पर तारे भी ठुठुरते हुए मालूम होते थे। हल्कू अपने खेत के किनारे ऊख के पत्तों की एक छतरी के नीचे बांस के खटाले पर अपनी पुरानी गाढ़े की चादर ओढ़े पड़ा कांप रहा था। खाट के नीचे उसका संगी कुत्ता जबरा पेट में मुंह डाले सर्दी से कू कू कर रहा था। 2 में से एक को नींद नहीं आ रही थी। हल्कू ने घुटनियों में गर्दन को चिपकाते हुए कहा, क्यों जबरा, जाड़ा लगता है? कहता तो था घर में पुआल पर लेट रहा, तो यहाँ क्या लेने आया? अब खाओ ठंड, मैं क्या करूँ? जानते थे मैं यहाँ हलवा पूरी खाने आ रहा हूँ। दौड़े दौड़े आगे पीछे चले आए। अब रो नानी के नाम को। जबरा ने पड़े पड़े दुम हिलाई और अपनी कू कू को दीर्घ बनाता हुआ कहा, कल से मत आना मेरे साथ, नहीं तो ठंडे हो जाओगे। यह राड़ पछुआ ना जाने कहाँ से बर्फ़ ले आ रही है। उठूं फिर एक चिलम भरूं, किसी तरह रात तो कटे। 8 चिलम तो पी चुका हूँ। यह खेती का मज़ा है। और एक भगवान ऐसे पड़े हैं जिसके पास जाड़ा आए तो गर्मी से घबराए भागे। मोटे मोटे गद्दे लिहाफ कंबल, मजाल है जाड़े का गुजारा हो जाए। जाकर चकदीर की खूबी, मजबूरी हम करें, मजा दूसरे लूटे। हल्कू उठा, गढ़े में से जरा सी आग निकालकर चिलम भरी। जबरा
भी उठ बैठा। हल्कू ने चिलम पीते हुए कहा, पिएगा चिलम? जाड़ा तो क्या जाता है, हाँ जरा मन बहल जाता है। जबरा ने उसके मुंह की ओर प्रेम से छलकाता हुआ आंखों से देखा। हल्कू, आज से जाड़ा खा ले, कल से मैं यहाँ पुआल बिछा दूंगा, उसी में घुस कर बैठना, तब जाड़ा न लगेगा। जबरा ने अपने पंजों की घुटनों पर रख लिए और उसके पास अपना मुंह ले गया। हल्कू को उसकी गर्म सांसें लगी। चिलम पीकर हल्कू फिर लेटा और निश्चय करके लेटा कि चाहे कुछ भी हो जाए सो जाऊंगा, पर एक ही क्षण में उसके हृदय में कंपन होने लगा। कभी इस करवट लेता, कभी उस करवट पर। जाड़ा किसी पिशाच की बात उसकी छाती को दबाए हुए था। जब किसी तरह ना रहा गया तो उसने जबरा को धीरे से उठाया और उसके सिर को थपथपाकर उसे अपनी गोद में सुला लिया। कुत्ते की देह से जाने कैसी दुर्गंध आ रही थी, पर उसे अपनी गोद में चिपकाए हुए ऐसे सुख का अनुभव कर रहा था जो महीनों से उसे ना मिला था। जबरा शायद यह समझ रहा था कि स्वर्ग यही है, और हल्कू की पवित्र आत्मा में तो उस कुत्ते के प्रति घृणा की गंध तक ना थी। अपने किसी अभिन्न मित्र या भाई को भी वह इतनी तत्परता से गले लगाता। वह अपनी दीनता से आहत न था। उसने आज उसे इस दशा में पहुंचा दिया। नहीं, इस अनोखी मैत्री ने जैसे उसकी आत्मा के सब द्वार खोल दिए और उनका एक एक अगुण प्रकाश से चमक रहा था। सहसा जबरा ने किसी जानवर की आहट पाई। इस विशेष आत्मीयता ने उसमें एक नई स्फूर्ति पैदा कर दी जो हवा के ठंड झोंकों को तुच्छ समझाती थी। वह झटपट उठकर और छपरी से बाहर आकर भौंकने लगा। हल्कू ने उसे कई बार चुमकार कर बुलाया, पर वह उसके पास ना आया। हार में चारों तरफ दौड़ा दौड़ा कर भौंकता रहा। एक क्षण के लिए भी जाता तो तुरंत फिर दौड़ता। कर्तव्य उसके हृदय में अरमान की भांति ही उछल रहा था। 1 घंटा और गुजर गया। रात ने शीत को हवा से धकधकाना शुरू किया। हल्कू उठ बैठा और दोनों घुटनों को छाती से मिलाकर सिर को उसमें छिपा लिया। फिर भी ठंड कम ना हुई। ऐसा जान पड़ता था कि सारा रक्त जम जाया गया है। धमनियों में रक्त की जगह हिम बरस रही है। उसने झुककर आकाश की ओर देखा। अभी कितनी रात बाकी है। साप्तृतिक अभी आकाश में आधे भी नहीं चढ़े हैं। ऊपर आ जाएंगे तब कहीं सपेरा होगा। अभी पहर से ऊपर रात है। हल्कू के खेत से कोई एक गोली के टप्पे पर आमों का एक बाग था। पतझड़ शुरू हो गया था। आम की पत्तियों का ढेर लगा हुआ था। हल्कू ने सोचा, चलकर पत्तियां बटोरूं और उसे जलाकर खूब तापूं। रात को उसने कोई मुझे पत्तियां बटोरते देख तो समझे कोई भूत है। कौन जाने कोई जानवर ही छिपा बैठा हो। मगर अब तो बैठे नहीं रहा जाता। उसने पास के अरहर के खेत में जाकर कई पौधे उखाड़ लिए और एक झाड़ू बनाकर हाथ में सुलगाता हुआ उपला लिए बगीचे की तरफ चला गया। जबरा ने उसे आते देखा, पास आया और दुम हिलाने लगा। हल्कू ने कहा, अब तो नहीं रहा जाता जबरू, चलो बगीचे में पत्तियां बटोर कर तापें। टाटे हो गए जाएंगे तो फिर आकर सोएंगे, अभी तो बहुत रात है। जबरा ने कू कू करके सहमति प्रकट की और आगे बगीचे की ओर चल दिए। बगीचे में खूब अंधेरा छाया हुआ था और अंधकार पर निर्दय पवन पत्तियों को कुचलता हुआ चला जाता। वृक्षों की ओस की बूंदें टप टप नीचे टपक रही थी। एकाएक एक झोंक मेहंदी के फूलों की खुशबू लिए आया। हल्कू ने कहा, कैसी अच्छी महक आई जबरू, तुम्हारी नाक में भी तो सुगंध आ रही है। जबरा को कहीं भी जमीन पर एक हड्डी पड़ी मिल गई। उसे निचोड़ रहा था। हल्कू ने आग जमीन पर रख दी और पत्तियां बटोरने लगा। जरा सी देर में पत्तियों का ढेर लग गया। हाथ टूटने जा रहे थे, नंगे पांव गले जाते और वह पत्तियों का पहाड़ खड़ा कर रहा था। इसी अलाव में वह ठंड को जलाकर भस्म कर देगा। थोड़ी देर में अलाव जल उठा
उसकी लौ ऊपर वाले वृक्ष की पत्तियों को छू छू कर भागने लगी। उस अस्थिर प्रकाश में बगीचे में विशाल वृक्ष ऐसे मालूम होते थे मानो उस अथाह अंधकार को अपने सिर पर संभाले हुए हो। अंधकार के उस अनंत सागर में यह प्रकाश एक नौका के समान हिलता मचलता हुआ जान पड़ता था। हल्कू अलाव के सामने बैठा आग ताप रहा था। एक क्षण में उसने दोहर उतार कर बगल में दबा ली, दोनों पैर फैला दिए मानो ठंड को ललकार रहा हो। तेरे जी में जो आए सो कर। ठंड की असीम शक्ति पर विजय पाकर वह विजय गर्व को हृदय में छिपा न सकता था। उसने जबरा से कहा, क्यों जब्बर, अब ठंड नहीं लग रही है? जब्बर ने कू कू करके मानो कहा, अब क्या ठंड लगती रहेगी? पहले से यह उपाय न सूझा, नहीं तो इतनी ठंड क्यों खाते? जब्बर ने पूछ हिलाई। अच्छा आओ इस अलाव को कूद कर पार करें, देखे कौन निकल जाता है। अगर जल गए बच गया तो मैं दांव न करूँगा। जब्बर ने उस अग्निराज की ओर कतार नेत्रों से देखा। मुन्ने ने कल न कह देना नहीं लड़ाई करेगी। यह कहता हुआ वह उछला और उस अलाव के ऊपर से सांप निकल गया। पैरों में जरा लपट लगी, वह भी कोई बात न थी। जबरा आग के इर्द गिर्द घूमकर उसके पास खड़ा रहा। हल्कू ने कहा, चलो चलो, इसकी सही नहीं है, ऊपर से कूद कर आओ। फिर भी वह कूदा और अलाव के उस पार आ गया। पत्तियां जल चुकी थी, बगीचे में फिर अंधेरा छा गया। राख के नीचे कुछ कुछ आग बाकी थी, जो हवा का झोंका आ जाने पर जरा जाग उठती थी, पर एक क्षण में फिर आंखें बंद कर लेती थी। हल्कू ने फिर चादर ओढ़ ली और गर्म राख के पास बैठा हुआ एक गीत गुनगुनाने लगा। उसके बदन में गर्मी आ गई थी, पर ज्यों की ज्यों शीतल बढ़ती जाती थी उसके आलस्य दबाए लेते थे। जबरा जोर से भौंक कर खेत की ओर भागा। हल्कू को ऐसा मालूम हुआ कि जानवरों का एक झुंड खेत में आया है। शायद नील गायों का झुंड था। उनके कूदने दौड़ने की आवाज़ साफ कान आ रही थी। फिर ऐसा मालूम हुआ कि खेत में चार चर रही हैं। उनके चबाने की आवाज़ चर चर सुनाई देने लगी। उसने दिल में कहा, नहीं, जबरा के होते हुए कोई जानवर खेत में नहीं आ सकता, नोच ही डाले। मुझे भ्रम हो रहा है, कहाँ अब तो कुछ नहीं सुनाई देता। मुझे भी कैसा धोखा हुआ। उसने जोर से आवाज़ लगाई, जबरा जबरा। जबरा भूखता रहा, उसके पास ना आया। फिर खेत के चारे जाने की आहट मिली। अब वह अपने को धोखा ना दे सका। उसे अपनी जगह से हिलना जहर लग रहा था। कैसा दयादय हुआ बैठा था। इस जाड़े पाले में खेत में जाना, जानवरों के पीछे दौड़ना असहाय जान पड़ा। वह अपनी जगह से न हिला। उसने जोर से आवाज़ लगाई, हिलो हिलो हिलो। जबरा फिर भूखा उठा। जानवर खेत में चर रहे हैं, फसल तैयार है। कैसे अच्छी खेती थी, पर ये दुष्ट जानवर उसका सर्वनाश किए डालते थे। हल्कू पक्का इरादा करके उठा और 2-3 कदम चला, पर एकाएक हवा कस ऐसा ठंड चुभने वाला बिच्छू के डंक सा झोंका लगा कि वह फिर बुझते हुए अलाव के पास आ बैठा और राख को कुरेद कर अपनी ठंडी देह को गर्म करने लगा। जबरा अपना गला फाड़ डालता था। नील गाय खेत का सफाया किए डालती थी और हल्कू गर्म राख के पास शांत बैठा हुआ था। आक्रमणता ने रस्सियों की भांति उसे चारों तरफ से जकड़ रखा था। उसी राख के पास गर जमीन पर परद वही चादर ओढ़ कर सो गया। सवेरे जब उसकी नींद खुली तब चारों तरफ धूप फैल गई थी और मुन्नी की रही थी, क्या आज सोते ही रहोगे? तुम यहाँ आकर रम गए और उधर सारा खेत चौपट हो गया। हल्कू ने उठकर कहा, क्या तू खेत से होकर आ रही है? मुन्नी बोली, हाँ, सारे खेत का सत्यानाश हो गया है। भला ऐसा भी कोई सोता है? तुम्हारे यहाँ मड़ैया डालने से क्या हुआ? हल्कू ने बहाना किया, मैं मरते मरते बचा, तुझे अपने खेत की पड़ी है। पेट में ऐसा दर्द हुआ कि मैं नहीं जानता हूँ। दोनों फिर खेत के डंडे पर आए।
सारा खेत रौंदा पड़ा हुआ था और जबरा मड़ैया के नीचे चित्त लेटा है, मानो प्राणहीन हो। दोनों खेत की दशा देख रहे थे। मुन्नी के मुख पर उदासी छाई हुई थी, पर हल्कू प्रसन्न था। मुन्नी ने चिंतित होकर कहा, अब मजूरी करके मालगुजारी भरनी पड़ेगी। हल्कू ने प्रसन्न मुख से कहा, रात को ठंड में यहाँ सोना तो ना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये रही मुंशी प्रेमचंद की एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पूस की रात। आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट करें। नई ऐसे हार्ट टचिंग स्टोरी सुनते रहें। धन्यवाद दोस्तों।